सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट तृतीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में है। अंग्रेजी सरकार ने भारत पर शासन करने के लिए विभिन्न चार्टर एक्ट और अधिनियम ब्रिटिश संसद से पारित किए थे, जिसके आधार पर भारत का शासन चलाया जाता था, जिसमें 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 की विक्टोरिया घोषणा, 1861 का अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत सरकार 1909 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और अंतिम 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, जिसके आधार पर हमारे देश का शासन अंग्रेजी नौकरशाह चलाते थे। तो आज हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब ब्रिटिश संसद में विलियम ड्यूक और चार्ल्स रॉबर्ट ने कॉमन सभा में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में शासन किस आधार पर चलाया जाएगा, तो इसके आधार पर उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की थी, जिसके आधार पर 1919 के अधिनियम की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस मोंटेग्यू घोषणा के अनुसार जो बिंदु थे वो ये थे कि भारत अंग्रेजी साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमशः की जाएगी, भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाई जाएगी और ब्रिटिश प्रांतों को ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके स्वायत्त शासन की ओर अग्रसर किया जाएगा। यह मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 के प्रमुख बिंदु थे। इस 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू थे और भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसलिए इन दोनों के नाम पर, भारत सचिव और भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर, इन सुधारों का नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी सुधार भी ने कहा जाता है। इस 1919 के अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती है वो यह है कि गृह सरकार, जो कि लंदन में स्थित भारत सचिव का ऑफिस था, जहाँ से भारत की नौकरशाही को नियंत्रित किया जाता था, उसे गृह सरकार कहा जाता था। इस गृह सरकार में कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे भारत सचिव जो कि भारत से संबंधित मामलों को देखता था, उसका वेतन 1793 ईस्वी से भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब 1919 के बाद उसका वेतन अंग्रेजी कोष से देना तय किया गया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था गृह सरकार में। दूसरा, भारतीय उच्चायुक्त नाम से एक नया पद लंदन में सृजित किया गया, ताकि भारत सचिव के कार्य का भार कुछ हल्का किया जा सके। यह भारतीय उच्चायुक्त सह-परिषद गवर्नर जनरल का एक एजेंट होगा और इसको जो वेतन है वो भी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह लंदन में भारतीय संग्रहार विभाग, स्टोर्स डिपार्टमेंट और विद्यार्थी विभाग के कार्य को देखेगा। इसके अलावा प्रांतों
में द्वैत शासन स्थापित करके उसके विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। तो इन हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण इस अधिनियम के द्वारा कम कर दिया गया। तो इस प्रकार तीन मुख्य परिवर्तन हमारे सामने गृह सरकार में दिखाई देते हैं इस 1919 के अधिनियम द्वारा। तो भारत सचिव का वेतन अंग्रेजी राजकोष से दिया जाना तय किया गया। दूसरा, भारतीय उच्चायुक्त नाम से एक नए पद का सृजन किया गया। तीसरा, प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव के नियंत्रण में कमी लाई गई। दूसरा जो 1919 के अधिनियम की जो व्यवस्था थी वो थी भारत सरकार में परिवर्तन। भारत सरकार माने गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी और उसकी विधायिका से संबंधित ये परिवर्तन था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 8 सदस्यों में से अब कम से कम 3 सदस्य भारतीय नियुक्त किए जाने थे, ऐसा प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। इसके अलावा केंद्र का जो अब तक सभी विषयों पर अधिकार था और केंद्र सरकार जो ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र के लिए कानून बनाती थी, अब इस संबंध में यह तय किया गया था कि केंद्र सरकार सभी विषयों पर कानून नहीं बनाएगी, वरन विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया जाएगा। केंद्रीय सूची के विषयों पर सपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था। इसमें वह विषय सम्मिलित थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे। केंद्रीय सूची के विषयों में विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले, राजनीतिक संबंध विदेशों से, डाकतार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी फौजदारी कानून इत्यादि के मामले थे जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाना था। प्रांतीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकारों को कानून बनाने की छूट दी गई। प्रांतीय विषयों में स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिगत प्रशासन, जल संभरण, अकाल सहायता, शांति व्यवस्था, कृषि इत्यादि को सम्मिलित किया गया। इन विषयों के अलावा जो विषय शेष रह गए थे, जिन्हें अवशिष्ट विषय हम कहते हैं, उन पर केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस द्विसदनीय व्यवस्था का पहला सदन था वो राज्य परिषद कहलाता था और दूसरा सदन जो था वो विधानसभा कहलाता था। राज्य परिषद में 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जिनकी कार्यावधि 5 वर्ष निश्चित की गई। इन 60 सदस्यों में से 26 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाने थे, जबकि 34 सदस्यों को निर्वाचित होना था। इस राज्य परिषद का जो प्रधान था वो उसे गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाना था। सदस्यों को माननीय की उपाधि दी जानी थी। राज्य परिषद की सदस्यता के लिए स्त्रियों को उपयुक्त नहीं माना गया था। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह राज्य परिषद का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है अथवा राज्य परिषद को भंग भी कर सकता है। लेकिन इस परिषद के लिए जो मताधिकार दिया गया वो बहुत सीमित था। केवल उन्हीं लोगों को मताधिकार दिया गया जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये थी या जो 750 रुपये भूमि कर के रूप में देते थे, वो मत दे सकते थे। उस समय 1921 में भारत की 24 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 17,364 व्यक्ति ही राज्य परिषद के लिए मतदान करने के अधिकारी हो सके। केंद्रीय व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन था उसे विधानसभा कहा गया। उसमें 145 सदस्य होने थे, जिनमें से 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होने थे। इन 104 निर्वाचित सदस्यों में से
32 सांप्रदायिक क्षेत्रों से, जैसे 30 मुसलमान, 2 सिख और 20 विशेष निर्वाचित क्षेत्रों से, जिसमें 7 भूमिपति, 9 यूरोपीय तथा 4 भारतीय व्यापार समुदाय द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। इस विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल की इच्छा पर इसे बढ़ाया भी जा सकता था। पहली बार जो केंद्रीय विधानसभा बनी वो 1936 तक चलती रही। केंद्रीय विधानसभा के लिए भी मताधिकार बहुत सीमित था। यद्यपि ये राज्य परिषद से ज़्यादा था या बड़ा था। 15 रुपये मासिक किराया देने वाले या 15 रुपये वार्षिक नगरपालिका का कर चुकाने वाले या 2000 रुपये वार्षिक आय पर आयकर देने वाले व्यक्ति को विधानसभा के लिए मताधिकार दिया गया। उस समय 9 लाख लोगों को विधानसभा में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब जो तीसरा परिवर्तन हमें इस 1919 के अधिनियम के अंतर्गत देखने में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, और वह है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। हमने ऊपर देखा था कि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने का अधिकार केंद्र के अलावा प्रांतों को भी दिया गया था, और इस संबंध में विषय अलग अलग बांट दिए गए थे। केंद्रीय सूची के विषय, प्रांतीय सूची के विषय, और जो शेष विषय रह गए, जिन्हें हम अवशिष्ट विषय कह सकते हैं, वो केंद्र सरकार के पास छोड़ दिए गए। अब प्रांतीय विषय जो थे उनको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर अपने मनोनीत पार्षदों की सहायता से करते थे, और वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वह निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त किया करता था। ये लोग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, परंतु वह गवर्नर की इच्छा पर ही अपने पदों पर बने रह सकते थे। सपरिषद राज्य सचिव तथा सपरिषद गवर्नर जनरल को इन विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार बहुत ही कम था, परंतु आरक्षित विषयों में इन हस्तक्षेप करने का अधिकार पूर्व की भांति बना रहा। अब हम ये देखें कि प्रांतीय जो विषय थे उनमें कौन कौन से विषय आरक्षित थे, जिनका शासन प्रांतीय गवर्नर और उनके मनोनीत पार्षद किया करते थे, जिनमें वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाने, समाचार पत्र, सिंचाई तथा जलमार्ग, खाने, कारखाने, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक झगड़े, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह इत्यादि जो विषय थे, इन्हें आरक्षित सूची में रखा गया। हस्तांतरित सूची के विषय, जिनका शासन गवर्नर चुने हुए मंत्रियों की सहायता से करता था, इनमें सम्मिलित थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, सहकारी समितियाँ, पशु चिकित्सा विभाग, मत्स्य पालन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल माफ, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक अग्रहार दान इत्यादि जो विषय थे, इनका शासन चुने हुए मंत्रियों की सहायता से गवर्नर किया करता था।
इसके अलावा इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है, वो है हमने देखा 1909 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिमों को अलग से मताधिकार देने का फैसला लिया गया 1909 के अधिनियम में, जिनमें मुसलमानों को प्रथम मताधिकार प्रदान किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा इस पृथक मताधिकार का विस्तार किया गया। अब मुसलमानों के साथ साथ सिखों, यूरोपीय लोगों, भारतीय ईसाई तथा एंग्लो इंडियन को भी पृथक मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार पृथक मताधिकार का विस्तार जो 1909 से शुरू हुआ था, 1919 में उसे विस्तारित किया गया। मोटे मोटे रूप में हम देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था, उसके अंतर्गत भारत सचिव का जो नियंत्रण था वो प्रांत के हस्तांतरित विषयों पर कम कर दिया गया। यानी हम कह सकें कि प्रांतीय शासन में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की शुरुआत हुई। भारत सचिव की परिषद में 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव के साथ साथ ही प्रांतीय गवर्नर का नियंत्रण भी कम कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके अलावा पृथक मताधिकार का विस्तार भी 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। भारत सचिव का वेतन अब अंग्रेजी कोष से दिया जाना तय किया गया। ये एक प्रतीकात्मक चीज़ थी जिसकी भारतीयों ने हमेशा से ही मांग की थी। 1793 से 1919 तक इन लगभग 125-26 साल तक उसे जो वेतन मिला भारत सचिव को, वो भारतीय रेवेन्यू में से दिया जाता था। भारतीय उच्चायुक्त नाम से एक नए पद का भी प्रावधान किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्य परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना इस 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। जय हिंद।